नमस्कार। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप अगर कंटिन्यू क्लासों से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं सभी क्लासें अब तक जो हुई हैं अपनी राजस्थान के भूगोल को लेकर, उसमें आपने देखा होगा कि भी हमने राजस्थान के अंदर जो सिंपल इंट्रोडक्शन है वो सारा अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से पिछली 8 या 10 क्लासों में कंप्लीट किया है। प्रतीक चिन्ह, शुभंकर, क्षेत्रफल, आकृतियाँ, नामकरण, सीमाएं, टोटल चीज़ें मैंने आपको छोटे छोटे शानदार तरीके से आपके सामने रखी। अब हम राजस्थान की मुख्य ज्योग्राफी जो रीट के एग्ज़ामों के लिए या हम यह कहें जहाँ पर भी सिलेक्टेड पॉइंट हमारे एग्ज़ामों में लगते हैं, वो सभी एग्ज़ामों के अंदर जो ज्योग्राफी आती है, जैसे कि राजस्थान का जल संरक्षण है, झीलें हैं, राजस्थान की नदियां हैं, नहरें हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे राजस्थान का क्लाइमेट यानी राजस्थान की जलवायु है, उद्योग के पॉइंट है, खनिज, भौतिक प्रदेश, एग्रीकल्चर, ये जो हमारा सारा पॉइंट रहेगा अब उन्हें हम प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, जो अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे जो हमारे राजस्थान के अंदर या हम किसी भी लेवल के अंदर कहें तो जैसे कांस्टेबल का है, वहाँ पे तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक नहीं लिख के दिए जाते हैं, संपूर्ण भूगोल लिख देता है। पर रीट लेवल फर्स्ट सेकंड या हम एसआई के लिए बैठे हैं या हम फर्स्ट ग्रेड के लिए बैठे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी हुआ, एलडीसी हुआ, उसके अंदर आपको पॉइंट लिख कर देता है। जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का जल संरक्षण, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, ये जो सारे पॉइंट हैं अब हम उन्हीं को प्रारंभ करेंगे। और आज की हमारी क्लास बेहतरीन क्लास रहने वाली है। उम्मीद दिलाता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस क्लास को पढ़ने के बाद में। आपकी कुछ प्रॉब्लम शायद मैं यहाँ पर इस क्लास में हल कर पाऊँ। तो हम राजस्थान के अंदर मुख्य ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट उठाने जा रहे हैं वो राजस्थान के जल संरक्षण के अंदर से ही राजस्थान की झीलों के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलों की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, सबसे पहले कि राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की झीलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं वो हमारी 2 भागों में हैं। एक तो हमारी है राजस्थान के अंदर कौन सी? खारे पानी की झीलें। कौन सी है? खारे पानी की झीलें। और दूसरी हमारे राजस्थान के अंदर जो झीलें हैं वो कौन सी है? मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, ये हमारे 2 भागों में है राजस्थान की झीलें। देखो, पहला ही प्रश्न कुछ एग्जामों में आपने, अगर मैं फिर कहता हूं, आप अगर विगत एग्जामों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि हमारे ये जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं क्या वास्तव में हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हमें वो सिलेबस दिया जा रहा है जो हमारे एग्ज़ामों में अच्छा साबित हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप पीछे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को देखोगे, आप जब प्रैक्टिस पेपर निकालोगे, ठीक है ना। तो आप जब प्रैक्टिस पेपर या विगत एग्जामों को देखते हो तो उसमें आपके सामने पहला ही प्रश्न होता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जा चुका है एग्जामों में, रिपीट होकर। अब हमें कैसे पता चले कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी रटते हैं भी मीठे के अंदर पानी के अंदर कौन सी झीलें आती हैं और खारे पानी में कौन सी झीलें आती हैं, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाते हैं, है ना। ऐसा ही करते हैं हम अधिकतर। जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट भी यही रहता है। तो हम ऐसे प्रश्नों को ना, जैसे कि हम खनिजों में पढ़ते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, वहाँ पर भी कैटेगरी है। जैसे कि हम अगर बात करें उद्योगों में पढ़ते हैं, कौन से उद्योग कृषि पर आधारित है, कौन से हमारे खनिज पर आधारित हैं। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, कौन सी फसलें रबी की है, कौन सी खरीफ की है। मेरा यहाँ से थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग है। जब भी ऐसे प्रश्न हो उन्हें आप एक भाग को याद कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो एक भाग याद कीजिए। अगर आप कृषि में हो तो आप रबी की फसलों को या खरीफ की फसलों को एक वाले को याद कीजिए, यानी उसमें जो फसल नहीं है फिर वो रबी की हो गई, खरीफ की अगर आपने याद कर रखी है तो। ऐसे ही आप खनिज पढ़ रहे हो तो धात्विक खनिज पढ़िए या अधात्विक, एक खनिज की कैटेगरी को याद कीजिए, उसके अलावा वो दूसरा अपने आप बच गया।
ऐसे ही हम राजस्थान में जब खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं तो देखो मीठे पानी की झीलें हमारे राजस्थान में बहुत सारी हैं, हमें नाम याद रखने भी मुश्किलें हो जाती है। इससे अच्छा है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं 10 या 12 खारे पानी की जो झीलें हैं उन्हें हम याद कर लें, ताकि उनके अलावा जितनी भी झीलें बच गई वो कौन सी होती है, मीठे पानी की। मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा याद करवाने की खारे पानी की झीलों को, पर उससे पहले थोड़ा सा इन झीलों का सिंपल इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर हम बात करें, देखिए भाई खारे पानी की जो झीलें हैं ये सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये किसका अवशेष मानी गई है। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ये किसका अवशेष है, तो ये अवशेष किसका मानी गई है, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें किनका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। पहला प्रश्न तो हमें सीधा यहाँ से याद रखना है। दूसरा क्या हमसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें हम कहते हैं पलाया झीलें। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। जैसे कि हम भारत के अंदर खारे पानी की झीलों का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो तटीय भागों पर, तटीय भागों से मेरा क्या मतलब है, देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारा भारत का जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पर भारत के अंदर इस तरफ तो भारत का स्थलीय भाग है और इधर हमारा क्या है, जलीय भाग है। यहाँ पर हमारे अरब सागर पड़ता है, यहाँ पर हमारे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर दोनों तरफ हम ये कह सकते हैं जल राशि है। ये बंगाल की खाड़ी में भी जल है और अरब सागर में भी क्या है, जल भरा पड़ा है। और यहाँ पर तटों के ऊपर ये जो भारत का जो सीमा है इसे हम कह देते हैं तटीय सीमा। इस सीमा को हम क्या कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं, जो एक साइड में जल के साथ लगती है और एक साइड में स्थलीय भाग के साथ में है। इसे हम जलीय सीमा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यानी इन तटों के ऊपर जो भारत के अंदर जो खारे पानी की झील है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ती है। कौन सी झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील ये उड़ीसा के अंदर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये चिल्का झील उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब ये तट पे है उड़ीसा के ऊपर, यानी ये जो तट है उड़ीसा का, यहाँ पर ये झील बनी हुई है। और तट पर स्थित इन खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं, लेगून झील। इन झीलों को हम क्या कहते हैं, लेगून झील कहते हैं। तो देखिए कि भारत की जो तटीय खारे पानी की झीलें हैं वो क्या कहलाती है, लेगून कहलाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो केरल राज्य है, यानी जो मालाबार तट है, केरल का जो मालाबार तट है, इस मालाबार तट के ऊपर जो खारे पानी की झीलें हैं, यानी केरल राज्य के अंदर जो एक तट पड़ता है मालाबार तट, यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो भाई इन झीलों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कयाल झील कहा जाता है। इन्हें यहाँ पर क्या कहता है, कयाल झील कहा जाता है। तो भारत में खारे पानी की झीलों को लेगून या कयाल के नाम से जानते हैं, जो तटीय प्रदेशों में स्थित है। अब राजस्थान जो हमारा है वो यहाँ पे, राजस्थान भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में स्थित हमारा जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर कोई तटीय भाग तो है नहीं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ न तो अरब सागर की सीमा है न बंगाल की खाड़ी की है। कोई सागर और महासागर के साथ हम सीमा बनाते नहीं हैं। हमारे राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं उन झीलों को हम क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं। ऐसे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप केरल में देखते हो जो आपकी बेमनाबाद झील है, अष्टमुदी झील है, ये जो खारे पानी की हमारी जो झीलें हैं। ऐसे ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर आप देखते हो पुलिकट झील जो बनी हुई है, तो वो भी भारत के अंदर खारे पानी की झीलों के अंदर है, जो तटीय झीलें लेगून कहलाती है। तो ध्यान रहे, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं वो किनका अवशेष मानी गई है, 33 सागर का अवशेष मानी गई है। और इन खारे पानी की झीलों को हम क्या कहते हैं, पलाया झीलें कहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहता है वो एग्जामिनर हमसे क्या कर देता है कि राजस्थान में जो जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकतर किस भाग में देखने को मिलती है, यानी क्षेत्र विशेष पूछ लेता है हमसे। तो मैंने आज को पिछली क्लास में, एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना। और राजस्थान को मैंने कहा था 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। हरिमोहन सक्सेना का जब हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे। तो जैसे कि राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
फिर मैंने कहा था यहाँ पे हमारे कौन सा भाग आ जाता है, अरावली पर्वतमाला का, ठीक है ना। ये हमारा इधर कौन सा भाग आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। और ये आपका कौन सा आ गया, मैदानी भाग आ गया राजस्थान का, पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना। देखो राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, जितनी भी अधिकतर खारे पानी की झील, देखिए जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, बीकानेर के अंदर जो आपकी खारे पानी की झील है वो है लूणकरणसर झील। बीकानेर से नीचे आओगे तो जैसलमेर में आपकी कावोद झील और पोखरण झील। ऐसे ही बाड़मेर में आते हो तो आपकी बाड़मेर में पड़ जाती है पंचपदरा झील खारे पानी की। फिर अगर आप जाते हो जोधपुर के अंदर तो जोधपुर के अंदर आपके बाप झील और फलोदी झील, ये भी खारे पानी की झीलें हैं। ऐसे ही आप नागौर में जाते हो तो राजस्थान में सर्वाधिक 4 खारे पानी की झीलें वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले के अंदर, जिसमें डीडवाना, डेगाना, कुचामुन और नावा झीलें हैं। ऐसे ही आप जाते हो तो जयपुर, जयपुर का थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो ये हमारे अरावली के तहत भी आता है जयपुर। और जयपुर में आप पढ़ते हो सांभर, राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो खारे पानी की झील है, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली जो झील है सांभर, वो जयपुर के अंदर आ जाती है। फिर ऐसे ही आप सिक्कर के अंदर आते हो, चूरू के अंदर अगर बात करें तो चूरू में आपकी ताल छापर झील खारे पानी की। सिक्कर के अंदर आपकी रेवासा और पिथमपुरी झीलें हैं, रेवासा, पिथमपुरी और कोछोर झील है सिक्कर के अंदर। तो देखो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि राजस्थान में जितनी भी अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं वो कौन से भौतिक भाग का हिस्सा है, तो हम क्या कहेंगे कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकतर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। क्या यहाँ तक आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? 3 प्रश्न हमारे लिए यहाँ से हैं। पहला प्रश्न तो कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो किनका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। दूसरा क्या कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, तो हम कहते हैं पलाया झीलें। वहीं पर भारत में ध्यान रखना, केरल में इन झीलों को, जो अभी हमने बना रखा था, केरल में इन झीलों को क्या कहते हैं, कयाल झील के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील का उदाहरण कौन सा है, तो लेगून झील हमारी सबसे बड़ी चिल्का झील है, ठीक है ना। अब देखो फिर राजस्थान में इन झीलों को हमने क्या कहा, पलाया झीलें। वैसे ही कि राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें किस भौतिक भाग का हिस्सा है, तो राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें किस भौतिक भाग का हिस्सा है, हमारे कौन से भौतिक भाग का हिस्सा हो गया भाई, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। यहीं से एक और आप ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन से जिले के अंदर है, तो वो हमारा जिला कौन सा हो जाएगा, नागौर। ये सीधे सीधे से बनने वाले 4 प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर, इसके बाद में सिक्कर जिला आ जाता है जिसमें 3 खारे पानी की मुख्य झीलें हैं हमारे, ठीक है ना। ऐसे ही आपके सामने कौन सी है, मीठे पानी की झीलें। और ये जो झीलें हैं ये किस पर आधारित होती है, वर्षा पर आधारित होती है। वर्षा जल आकर इनमें इकट्ठा हो जाता है और वर्षा जल से बनी हुई जो मीठे झीलें होती है वो हम मीठे पानी की झीलें पढ़ते हैं, जिनका अवशेष पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम पहला पॉइंट हमारा लेते हैं, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में आप 4 प्रश्न सीधे नोट कर सकते हो। ये 33 सागर का अवशेष है। इन झीलों को राजस्थान में पलाया झीलें कहा जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में है, नागौर जिले के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई देखो, हम हमारा पहला पॉइंट प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान की झीलों में। और राजस्थान की झीलों में हम कौन सी झीलें उठा रहे हैं, सबसे पहले खारे पानी की झीलें। अब देखो जो मैं झीलें आपको बता रहा हूँ वो खारे पानी की है। इनके अलावा जितनी भी झीलें बच जाएंगी वो कौन से पानी की होंगी, मीठे पानी की झीलें होंगी। राजस्थान की झीलों में हम कौन सी प्रारंभ कर रहे हैं, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये हमारा चैप्टर चलेगा। अब देखो सबसे पहले आप ना सीधा सा याद रखो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं कहाँ कहाँ पर। तो हम राजस्थान के नक्शे को उठा लेते हैं, याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई आपका बीकानेर, बीकानेर के नीचे कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे कौन सा, बाड़मेर। अगर आपके पास नक्शा है तो नक्शा लेके बैठिए भी पास में।
नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ ही आपका याद हो जाए। देखिए इसके बाद में जैसलमेर के सामने जाओगे तो आपका जोधपुर जिला, जोधपुर से आगे जाओगे तो नागौर जिला, नागौर से आगे निकलोगे तो आपका कौन सा जिला, सीकर, ठीक है ना। अब देखो सीकर के ऊपर आपका चूरू जिला और सीकर के नीचे आपका जयपुर जिला। ये हमारे राजस्थान के 8 जिले जिनमें क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। देखो सबसे पहले हमने कौन से जिलों को उठाया है, तो हमारे इधर से तो कौन सा जिला है, बीकानेर। कौन सा जिला आ गया, बीकानेर सबसे पहले। फिर बीकानेर के बाद में इधर से हमने जो जिला लिया है वो कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे जो जिला है वो कौन सा है आपका, बाड़मेर। बाड़मेर, यहाँ ये जो जिला है ये कौन सा है, जोधपुर। ये हमारा जिला कौन सा है, नागौर। नागौर के बिल्कुल सामने ये वाला जो जिला है ये कौन सा है, सीकर। ये हमारा ऊपर चूरू जिला और नीचे हमारा जयपुर जिला, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये लीजिए, यहाँ तक आपको सीधा सा पता होना चाहिए कौन सा जिला है, कहाँ कहाँ है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों का विस्तार इन 8 जिलों के अंदर है। सबसे पहले आप देखिए बीकानेर के अंदर जो खारे पानी की झील है उसका नाम क्या है, लूणकरणसर झील। बीकानेर में जो खारे पानी की झील पड़ती है वो कौन सी है, लूणकरणसर झील। ये आपकी कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। बड़ा नाम सुना होगा, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। जब हम एग्रीकल्चर का पॉइंट पढ़ेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ से होता है, लूणकरण से। और लूणकरणसर कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। इसे ही हम कहते हैं राजस्थान का राजकोट ना। तो देखिए लूणकरणसर झील कहाँ है, बीकानेर में। ऐसे ही आपने चूरू के अंदर एक काफी नाम सुनते हो, ताल छापर। कौन सा, ताल छापर। और ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है गुरुजी। हाँ बिल्कुल है गुरुजी, ये वो तो नहीं है ना जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, अरे गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली जिसमें, ठीक है ना, वही ताल छापर। और ताल छापर जो झील है हमारी वो भी फिर कहाँ पे है, चूरू जिले के अंदर ताल छापर झील है। ऐसे ही हम जैसलमेर की बात करें, कंटिन्यू चलें, जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक तो है कावोद झील। कौन सी झील है, कावोद झील। एक पोकरण, ये तो काफ़ी अच्छा रहता है, रामदेव जी से भी जुड़ा हुआ है, परमाणु परीक्षण भी किया गया। तो देखिए कावोद और पोकरण ये जो दो खारे पानी की झीलें हैं ये आपकी कहाँ पड़ जाती है, जैसलमेर जिले के अंदर है, कावोद और पोकरण। ऐसे ही बाड़मेर, और बाड़मेर का तो सभी को पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो झील हमारी रहती है पंचपदरा झील। और पंचपदरा झील कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है। तो पंचपदरा झील आपकी कहाँ हो जाएगी, बाड़मेर में। ऐसे ही जोधपुर में आओगे तो जोधपुर में एक तो है बाप, खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, बाप। और दूसरी जो हमारी यहाँ पर जो झील है वो कौन सी है, फलोदी झील। बाप और फलोदी। और फलोदी के बारे में तो काफ़ी सुना है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, फलोदी, जो जोधपुर में पड़ता है। तो बाप और फलोदी ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में। अरे नागौर गुरुजी ये तो वो जिला है जो अभी आपने नोट में बताया था कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें 4 हमें यहाँ से याद रखनी होती है। देखो बड़ी सिंपल सी है, कुछ तो नाम प्रसिद्ध है, डीडवाना, ये नाम बहुत सुना हुआ है, डीडवाना। इसी प्रकार से डेगाना रोज अखबारों में चलता है, डीडवाना डेगाना, जो नेवी एयरफोर्स के गढ़ भी है डीडवाना वाले भाग। तो यहाँ पर देखो कुचामुन सिटी, कुचामुन भी है, ठीक है ना। और यहीं पर कौन सी है आपकी, नावा झील है। तो ये हमारी डीडवाना, डेगाना, कुचामुन और नावा, ये 4 खारे पानी की झील आपकी कहाँ आ जाएगी, नागौर के अंदर। सिक्कर में तो रेवासा, अरे मंदिर है रेवासा सिक्कर के अंदर, जीर्ण माता का मंदिर, वो लोक देवी जिसका सबसे लंबा लोकगीत है, ठीक है ना। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत उनका, और लोक देवियों में जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत। मंदिर कहाँ है, रेवासा पहाड़ी पर जो सिक्कर में पड़ती है। तो रेवासा झील सिक्कर के अंदर है। रेवासा के अलावा यहाँ पर हमारी है पिथमपुरी झील, ये भी आपकी कहाँ पड़ जाती है, सिक्कर में। रेवासा, पिथमपुरी, और एक हमारी कौन सी, कोछोर झील। कौन सी झील है, कोछोर झील, ये भी हमारी कहाँ है, सिक्कर जिले के अंदर। रेवासा, पिथमपुरी और कोछोर। और जयपुर, गुरुजी राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट झीलों में से, पंचपदरा के बाद में या पहले ले लो आप चाहे, सांबर झील।
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, ये आपकी जयपुर राजस्थान के अंदर। तो कीजिए एक बार अच्छे से रिपीट। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किनका अवशेष है? हाँ बोलिए, किनका अवशेष है? जी बिल्कुल सही हो आप। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झील है वो किस नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या कहा, राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झील है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, यही पड़ा। जी बिल्कुल। हमने कहा कि राजस्थान की ये 8 जिले हैं जिनमें खारे पानी की झीलें हैं। बीकानेर में आपकी कौन सी है? लूणकरणसर झील है गुरुजी। जैसलमेर में कौन सी है? काबोद और पोखरण झीलें हैं जैसलमेर में। वहीं पर बाड़मेर में पंचपदरा झील है। जोधपुर में बाप और फलोदी झील है। नागौर में डीडवाना, डेगाना, कुचामुन और नावा झीलें हैं। तो चूरू में ताल छापर झील है। सीकर में रेवासा, पीथमपुरी और कोछोर झील बनी हुई है। तो जयपुर में आपकी सांबर झील बनी हुई है, खारे पानी की झीलें। अब इनके अलावा जो झीलें बच गई, जितने भी आपके नाम आते हैं दिमाग में, जैसे जयसमंद है, रासमंद है, बालसमंद है, गजनेर है, चाहे कोलायत झील है, चाहे हमारी फोय सागर झील है, फतेह सागर झील है, या कनक सागर है, बासी दुगारी है, जो नाम आप सोच सकते हो वो सारी की सारी कैसी है? मीठे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान में बच गई हैं। तो आप एक पॉइंट को क्लियर कीजिए ताकि आपका पहला प्रश्न आपका गलत न हो। बे निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? अब इनके अलावा कोई सी भी ऐड कर दिए जाए, जैसे कि मैं 3 झीलें यहाँ से दे दूँ और एक कह दूँ बुझ झील, तो बुझ झील अब कैसी है? मीठे पानी की है, क्योंकि बुझ झील का कहीं पर नाम नहीं आया। बुझ झील जो जैसलमेर में पड़ती है, काकड़ी नदी के किनारे बनी हुई, तो वो हमारी मीठे पानी की झील है। जैसे कि मैंने कह दिया ये झिलमिल झील, तो झिलमिल झील क्या है? यहाँ पर कहीं पर झिलमिल नहीं है। झिलमिल झील दौसा में पड़ती है, वो मीठे पानी की झील है। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण ले लें, जैसे मैंने कह दिया पिछोला झील, तो पिछोला कहीं पर नाम है क्या? पिछोला झील उदयपुर में है। नटनी का चबूतरा, हाँ वही जो कांस्टेबल पुलिस में पूछा भी गया था, अरे वही नटनी का चबूतरा, पिछोला झील, जग मंदिर, जग महल जिसमें बने हुए प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव जहां पर चलाई गई, तो वो पिछोला झील उदयपुर में। यानी जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं वो सारी कौन सी है? मीठे पानी की झीलें हैं। शायद ये आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। आप लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम जो झीलें हैं जिनमें वर्णन है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, उनकी बात करते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा आपका। चलो आप देखते हैं हम एक एक झील जिनसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ झीलें ऐसी हैं जिनके नाम ही याद रखने हैं, कुछ झीलें ऐसी हैं जिनसे हमसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि हम बात करें हमारी ऐसी झीलें जिनसे सबसे ज़्यादा हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो आपकी झील है वो उठाने जा रहा हूँ। यानी पॉइंट नंबर 1 लगा के हम कह सकते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, देश की अगर बात करें सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली खारे पानी की झील, और नाम क्या है? सांबर झील। सांबर झील सबसे पहले इसकी स्थिति, लोकेशन कहाँ है, स्थिति ये कहाँ स्थित है? तो स्थिति की अगर बात करें तो जो सांबर झील आपकी बनी हुई है ये कहाँ है भाई? ये है जयपुर। ये कहाँ है? जयपुर। और जयपुर के अंदर इसकी लोकेशन को देखें तो जयपुर में ये जो आपकी झील बनी हुई है ये बनी हुई है फुलेरा जंक्शन, जो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जयपुर का। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जयपुर के पास ये झील स्थित है। ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं जयपुर में इसकी लोकेशन, तो जयपुर के अंदर एक स्टेशन है। यानी हम बात करें स्टेशन कौन सा है, तो देखिए जयपुर का जो एक स्टेशन है जिसका नाम है फुलेरा जंक्शन, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास ये झील स्थित है। ये तो होगी इसकी स्थिति के बारे में। फिर अगर बात करें विस्तार की, किसकी बात करें? विस्तार की, तो इस झील का जो विस्तार है वो राजस्थान के 3 जिलों में माना गया है। विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार 3 जिलों में है। कौन से जिलों में है गुरुजी? तो एक तो आपका ऊपर है, कौन सा जिला? जयपुर। जयपुर के अलावा अगर हम बात करें तो अजमेर जिले में इसका विस्तार है। अजमेर के बाद में अगर बात करें तो नागौर जिले में इसका क्या है? विस्तार है। जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में इस झील का क्या है? विस्तार है। तो सांबर झील कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर। कौन से रेलवे स्टेशन के पास? तो जयपुर के फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास।
इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर, अजमेर और नागौर। फिर बात आती है कि इस झील का निर्माणकर्ता कौन था, निर्माण किसने करवाया। तो देखो भाई, इस झील का जो निर्माण करता है वो कौन है, निर्माणकर्ता इसका माना गया है किसे, वासुदेव चौहान को। किसको माना गया है, वासुदेव चौहान को माना गया है, जो अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, इसे ही इस झील का क्या माना गया है, निर्माणकर्ता। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें कि इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कहाँ, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। जो एक शिलालेख लिखा गया जिसका नाम क्या है, बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माणकर्ता कौन है, वासुदेव चौहान है। ठीक है जी। अब मेरी बात को सुनिए, ये तो इस झील की क्या हो गई, सिंपल इंट्रोडक्शन। भी स्थिति कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर, अजमेर और नागौर। निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। ये इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़ें तो देखो भाई, कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बोर्ड पर दर्शा देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी आगे बात करते हैं। जैसे कि हम ये एक छोटा सा मैं यहाँ पर डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 3 जिले हैं हमारे, कौन से हैं, तो देखो यहाँ से अगर हम कहें, एक तो हमारा यसे जिला और दूसरा ये जिला, ये हमारे जिले। और ये झील इस प्रकार से बीचों बीच इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई इस प्रकार से। एक तो हमारा इसमें कौन सा जिला आ गया, अजमेर जिला, ठीक है ना, अजमेर जिला है। एक हमारा कौन सा आ गया, नागौर जिला आ गया, कौन सा, नागौर जिला। और एक हमारा राजस्थान का राजधानी जयपुर आ गई। ये 3 जिलों में फैली हुई झील। अब देखो, सिंपल सी बातों को समझना पहले अच्छे से भी, इस झील के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो भाई, एक तो इस झील के अंदर जो नदियां हैं, इस झील में अपना जल गिराने वाली नदियां कौन सी है, तो इस झील में अपना जल गिराने वाली जो नदियां हैं, उनके अंदर 2 मुख्य नदियां, एक तो मैंथा नदी और एक रूपनगढ़, मैंथा रूपनगढ़। इसके अलावा कुछ नदियां और भी हैं, जैसे खारी नदी है और खंडेल नदी है, खारी खंडेल। मैंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल, ये जो नदियां हैं, ये अपना जल कहाँ लेके जाती है, सांबर झील के अंदर। देखो, जैसे कि मैंथा नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है जयपुर से। जब नदियां पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, एक बार आप सीधा समझना। जयपुर से उद्गम हुआ, जयपुर से उद्गम होने के बाद में इस प्रकार से नागौर से होती है अपना जल कहाँ ले आई, इस सांबर झील के अंदर। नदी कौन सी है, तो मैंथा नदी है। कौन सी नदी है, मैंथा। इसी प्रकार से अजमेर के कुचिल नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़। इस प्रकार से बहती हुई अपना जल किस में ले गई, सांबर झील में। रूपनगढ़ नदी जिसके किनारे आप पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसके किनारे आप क्या पढ़ते हो, कि सलेमाबाद शहर स्थित है। कौन सा शहर है, सलेमाबाद, इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे। जब आप साहित्य एवं कल्चर की क्लासों में पढ़ोगे सर से, तो वो आपको कहेंगे ये सलेमाबाद वही है जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान गद्दी है राजस्थान में। कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई है, निम्बारक संप्रदाय से जुड़ी हुई मुख्य गद्दी सलेमाबाद, जो अजमेर में पड़ती है और रूपनगढ़ नदी के किनारे बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमारी सांबर झील में जो नदियाँ अपना जल गिराती है, उनमें मैंथा है, रूपनगढ़ है, खारी है और खंडेल नदी है। ये 4 नदियाँ अपना जल कहाँ लेके जाती है, सांबर झील में लेके जाती है। देखो भाई, अगर सांबर झील की बात करते हैं, ये इतना चीज़ आप एक बार नोट कीजिए, उसके बाद में हम इसे हटाकर दोबारा से हम इस झील को आगे बढ़ाते हैं। देखो, सांबर झील स्थिति कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। विस्तार 3 जिलों में जयपुर, अजमेर और नागौर में। निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव चौहान ने करवाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माणकर्ता कौन है, वासुदेव चौहान है। सांबर झील राजस्थान के अंदर 3 जिलों में फैली हुई, अजमेर, जयपुर और नागौर। इस झील में अपना जल गिराने वाली नदियां तो मैंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल नदियां अपना जल किस में लेके जाती है, सांबर झील में। चलिए, ये हो गया होगा आपका। अब देखते हैं सांबर झील से जुड़ी हुई कुछ बातें और, मैं इन्हें हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। चलिए देखो भाई, अब हम अगर बात करते हैं तो देखो, सांबर झील से जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर मैं कहूं यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान HSL लिखा है मैंने, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड
के द्वारा यहाँ पर एक कारखाने की स्थापना की गई है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ से नमक बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे हम किस नाम से पढ़ते हैं, हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड, हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड नामक कारखाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। अब मेरी बात को सुनिएगा, हमसे काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के सहयोग से यहाँ पर हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड नामक कारखाने की स्थापना की गई है। ये कारखाना, हिंदुस्तान शब्द लग रहा है तो ये कारखाना किसका है भाई, केंद्र सरकार के अधीन चलता है। यहाँ से नमक बनाने का कार्य किसके अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब मेरी बात को सुनिएगा, देखो क्या चीज़ है बताना चाहता हूँ मैं कि इस कारखाने के अंदर 40% जो है वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। इस कारखाने में राज्य सरकार की हिस्सेदारी अगर हमसे पूछी जाए तो कितनी है, 40% की हिस्सेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। वहीं पर इस कारखाने में केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी मानी गई है, 60% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रहती है। अब मेरी बात को सुनो, ये फोन साइलेंट करो। हेलो, देखो राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 40%, और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 60% है। यहाँ से जो देश के अगर मैं कुल नमक की बात करता हूँ तो यहाँ से देश का कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। मेरी बात को क्लोजली और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से देश के कुल नमक का कितना, तो देश के कुल नमक का कितना, 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। ये किसका है, देश के कुल नमक का है, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ ले कि ये तो देखिए केंद्र सरकार यानी देश के कुल नमक का तो कितना, 8.7%, और राज्य के कुल नमक का कितना, तो राज्य के कुल नमक का 80% नमक का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, इसी सांबर झील से किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो कि यहाँ पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के सहयोग से हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड नामक कारखाने की स्थापना की जाती है। ये जो कारखाना है ये किसके अधीन कार्यरत है, तो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। इस कारखाने में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 40% है, और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 60% इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। इस कारखाने से देश के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन होता है, वहीं पर राज्य के कुल नमक का 80% उत्पादन होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम लिखित में करते हैं कि देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील, देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है, सांबर झील है। देश का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली अगर कोई झील है तो वो कौन सी है, सांबर। और यहीं पर हम लिख सकते हैं, अरे देश का कर रही है तो राज्य का तो करेगी ना, राज्य का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली भी झील कौन सी हो जाएगी, आपकी सांबर झील हो जाएगी। राज्य का भी सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी हो जाएगी, सांबर झील। क्या इस बात को समझ पाए आप? चलिए भाई, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो इसका आप कीजिए नोट। फिर हम सांबर झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और पढ़ते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छी झील है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हमसे यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें से। ये कारखाने की बात और देश के नमक उत्पादन की बात हुई, ठीक है। अब देखो मैं एक आपको इस पॉइंट से हटकर एक पॉइंट लेके जाता हूँ। 1971-72 के अंदर एक समझौता होता है जो ईरान के अंदर हुआ। ईरान देश के अंदर एक स्थान पड़ता है रामसर। कौन सा स्थान पड़ता है, रामसर। और ईरान के इस शहर रामसर शहर के अंदर एक क्या होता है, समझौता होता है। ईरान के रामसर शहर के अंदर क्या हुआ, एक समझौता हुआ। ये समझौता था क्या था, 1971-72 में ईरान के रामसर शहर के अंदर एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं रामसर समझौता। समझौते को नाम ही क्या दे दिया गया, रामसर समझौता कह दिया गया। ध्यान रखो क्या था, अभी हम बात करेंगे। इस समझौते का नाम क्या है, रामसर समझौता, ठीक है ना। इस समझौते के तहत ये बातें की गई कि भी जो देश के अंदर जितने भी देश के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वो इस समझौते का हिस्सा हो सकते हैं, मिल सकते हैं इसमें।
इनमें उन स्थानों का चुनाव किया जाएगा जो कैसे हों, नम भूमि वाले क्षेत्र हों। कैसे क्षेत्र हों? नम भूमि वाले क्षेत्र। अब नम भूमि बोल दो या इसे ही हम क्या कह दें, आर्द्र भूमि कह दें, नम भूमि कह दें या क्या कर दिया जाए, आर्द्र भूमि क्षेत्र कह दिया जाए कि इन्हें पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इन क्षेत्रों को किन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिन्हें हम नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र या ऐसी भूमियों को हम कह देते हैं वेटलैंड भूमियां। ऐसी भूमियों को हम क्या कह देते हैं, वेटलैंड भूमि या वेटलैंड क्षेत्र कह दिया जाता है। ठीक है। अब देखो 1971-72 में ईरान के रामसर शहर के अंदर एक समझौता है जिसे रामसर समझौता कहा गया। रामसर समझौते की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। इसके अंदर उन स्थानों को शामिल किया गया जो नम भूमि क्षेत्र हो या हम आर्द्र भूमि क्षेत्र कह दें, और इन्हीं को क्या कहा गया, वेटलैंड भूमि क्षेत्र कहा गया। अगर हम बात करते हैं भारत इस समझौते का हिस्सा कब बना, तो भारत इस समझौते का हिस्सा कब बना, 1982 के अंदर भारत ने रामसर समझौते का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। भारत इस समझौते का क्या बना, हिस्सा। और भारत कब बनता है, तो हम कह सकते हैं भारत इस समझौते का हिस्सा कब बना, 1982 के अंदर। और भारत के कुछ स्थानों को वर्तमान में अगर इनकी बात करते हैं तो ये स्थान भारत के अंदर लगभग 48 स्थान हैं जो इस रामसर समझौते का हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर राजस्थान को देखना है। राजस्थान के दो स्थानों को, राजस्थान के जो दो स्थान थे उन्हें इस समझौते का हिस्सा बनाया गया, जिन्हें हम एक स्थान को तो हम क्या कहते हैं, केवलादेव, और दूसरा हमारा कौन सा है, सांबर झील है। अभी हम सांबर झील का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे, पर ध्यान रहे राजस्थान के दो, एक तो आपका कौन सा, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हम राजस्थान के 26 वन्य जीव अभ्यारण्यों का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे वेटलैंड भूमि क्षेत्र घोषित किया जाता है, या हम कहें इसे रामसर साइट घोषित किया जाता है, नम भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो एक तो हमारा इसमें कौन सा हिस्सा बन गया राजस्थान का, केवलादेव, और दूसरा हमारा इसमें कौन है, सांबर झील है। दूसरी हमारी इसमें शामिल क्या है, सांबर झील। और सांबर झील को भी रामसर साइट पर्यटन के क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो ध्यान रहे कि सांबर झील, हमारी जो सांबर झील है, जो देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है, राज्य का सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है, ये किसका हिस्सा है, रामसर समझौते का हिस्सा है, या इसे वेटलैंड भूमि क्षेत्र कहते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र कह देते हैं, नम भूमि क्षेत्र कह देते हैं, या इसे रामसर साइट भी कह देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सांबर झील को इस समझौते में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखना 1990 के अंदर सांबर झील को इसमें शामिल किया गया। और राजस्थान का पहला जो स्थल था कौन सा, केवलादेव, इसे 1983 के अंदर रामसर समझौते का क्या बनाया गया, हिस्सा बनाया गया। 1983 के अंदर केवलादेव रामसर साइट का हिस्सा बनता है, राजस्थान का प्रथम स्थल जिसे रामसर साइट घोषित किया गया। और 1990 में सांबर झील को भी केवलादेव क्या, रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। दोबारा से देख लीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। क्या 1971-72 में ईरान के रामसर शहर में एक समझौता हुआ जिसे हम रामसर समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत विश्व के उन स्थानों को शामिल किया गया जो पर्यटन के क्षेत्र में नम भूमि क्षेत्र हो, आर्द्र भूमि क्षेत्र हो, या इन्हें कहा जाता है वेटलैंड भूमियाँ, या इन्हीं भागों को हम क्या कह देते हैं, रामसर साइट्स। इसमें जो शामिल क्षेत्र किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, रामसर साइट कह देते हैं, है ना। देखो भाई कि भारत इसका समझौते का हिस्सा कब बना, 1982 में। लगभग अब भारत में 48 के करीब ये रामसर स्थल है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के दो स्थल इस रामसर समझौते के हिस्से हैं। राजस्थान का पहला जो स्थल इसका हिस्सा बना वो कौन सा था, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, 1983 में बनता है। वहीं पर दूसरा जो बनाया गया वो कौन सा है, सांबर झील, जो 1990 में इस समझौते का क्या बनी, हिस्सा बनी। और अभी हम सांबर झील की ही बात कर रहे हैं, यानी सांबर झील भी हमारी रामसर साइट घोषित की गई है। तो ये आप कीजिए नोट, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सांबर झील से जुड़ी हुई और बातें। शायद आपने ले लिया होगा यहाँ से स्क्रीनशॉट। चलो भाई, आप देखो इसके बाद में सांबर झील से जुड़ी हुई कुछ मैं बातें और करूं तो हमारे सामने क्या बच गया। देखो इस सांबर झील के किनारे
सर्दियों के अंदर, अगर हम बात करते हैं कब की, सर्दियों की, इस सांबर झील के किनारे सर्दियों के अंदर कुछ भ्रमणशील पक्षी देखे जाते हैं। सर्दियों के अंदर क्या देखे जाते हैं, कुछ भ्रमणशील पक्षी। भ्रमणशील पक्षी यानी जो घूमने के लिए आते हैं वो पक्षी, भ्रमणशील पक्षी देखे जाते हैं। और इसी भ्रमणशील पक्षी की वजह से वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ चर्चा का मुद्दा भी बनी थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कौन से भ्रमणशील पक्षी घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर एक तो हमारे कौन सा पक्षी देखा जाता है, कुरंजा पक्षी देखा जाता है। भ्रमणशील पक्षी कौन सा देखा जाता है, कुरंजा पक्षी। और इसके अलावा यहाँ पर सर्दियों में एक और पक्षी देखा जाता है जिसका नाम क्या है, राजहंस, जो नागौर का शुभंकर है, ठीक है ना, और कुरंजा जो जोधपुर का शुभंकर है। देखो भाई, सर्दियों में भ्रमणशील पक्षी इस झील के किनारे आते हैं जिनमें कुरंजा है और राजहंस है। और अब की बार ये झील चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, क्योंकि जब ये राजहंस पक्षी हमारी झील के किनारे यानी सांबर झील के किनारे घूमने के लिए आया तो यहाँ पर इसकी क्या हो गई, भारी संख्या में मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से ये सांबर झील चर्चा का विषय रही, राजहंस की मृत्यु होने की वजह से। अब अगर हम बात करें कि सर और क्या बच गया सांबर झील में, तो सांबर झील के किनारे कुछ पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं। अगर पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो कौन से पर्यटन स्थल हमें इस झील के किनारे देखने को मिलेंगे, तो देखो भाई, इस झील के किनारे आपको देखने को मिलता है देवयानी तीर्थ स्थल। क्या देखने को मिलेगा, देवयानी तीर्थ स्थल। अरे गुरुजी, ये देवयानी तो वही है ना जो तीर्थों की नानी कहलाती है। हाँ बिल्कुल, ये देवयानी क्या है, तीर्थों की नानी कहते हैं हम इसे, तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, अरे पुष्कर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड जो धौलपुर में है, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, और तीर्थों की नानी देवयानी जो इसी सांबर झील के किनारे है। इसके अलावा हमें यहाँ पर साकम्भरी माता का मंदिर, साकम्भरी माता का मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये भी आपका कहाँ बना हुआ है, सांबर झील के किनारे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मस्जिद देखने को मिलेगी जिसका नाम है नालीसर मस्जिद। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सांबर झील के किनारे देखने को मिलती है। तो ये हमारी सांबर झील राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर हमने हर एक पॉइंट को मैंने आपको इसके सामने रखा, देखो भाई, एक बार मैं सारी क्लास को रिपीट कर देता हूँ जो सांबर झील से जुड़ी हुई है। मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, आप अपना रिपीट चलता जाइएगा। नोट जो बना रहे हो आपने देखे होंगे, या स्क्रीनशॉट जिस बच्चे ने लिया है वो अपने स्क्रीनशॉट को खोलिएगा। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कि सांबर झील कहाँ स्थित है, तो हमने कहा फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जयपुर में स्थित है। विस्तार कितने जिलों में है, तो 3 जिलों में है सर जी, एक तो जयपुर में है, एक अजमेर में है और एक नागौर में है। ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देश की दूसरी मानी जाती है चिल्का झील के बाद में, पर कहीं कहीं पर ये तीसरी भी कही जाती है। पुलिकट झील के बाद में इसका स्थान आता है। तो देश की बात करें, फिर हमने क्या पढ़ा कि इस झील में कौन सी निर्माण किसने करवाया। निर्माण पढ़ा हमने कि वासुदेव चौहान ने, बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। फिर सांबर झील के अंदर 4 जो नदियां हैं, मैंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला अपना जल लेके जाती है। फिर हमने क्या कहा कि सांबर झील के बारे में हमने जो अध्ययन किया वो क्या था कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एक कारखाना लगाया गया है जो नमक का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के सहयोग से कारखाना स्थापित किया गया है, सांबर साल्ट कारखाना, 1964 में जिसकी स्थापना। तो 1964 सांबर साल्ट कारखाने की स्थापना होती है जिसमें केंद्र सरकार की 60% की भागीदारी, राज्य सरकार की 40% की भागीदारी। इस कारखाने से देश का 8.7% नमक, तो राज्य का 80% नमक उत्पादन होता है। तो देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी हो जाएगी, हमारी सांबर झील। राज्य में तो फिर अपने आप हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1971-72 में एक समझौता हुआ ईरान के अंदर रामसर स्थल पर, और उसी समझौते का हिस्सा हमारे राजस्थान के 2 स्थल बनते हैं, एक केवलादेव और दूसरा सांबर झील। तो इसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट कब घोषित किया गया, तो 1990 में। अंतिम में हमने क्या पढ़ा कि इस झील के किनारे सर्दियों में भ्रमणशील पक्षी देखा जाता है, कुरंजा और राजहंस। तो
हमने क्या कहा कि इसके किनारे कुछ पर्यटन स्थल है, जिनके अंदर देवयानी तीर्थ स्थल है, शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो सांबर झील, देखिएगा भाई, एक दो लाइनें हम इसमें और लिख सकते हैं, जैसे कि क्या गुरुजी क्या बच गया अब, तो ये देखिए, इसे माना जाता है एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र, अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र। एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो ध्यान रखना यही है हमारा क्या, सांबर झील, देश का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र सांबर झील। अब अगर हम बात करते हैं तो कहीं पर ये भी चलता है कि यह अरावली का सबसे नीचा, राजस्थान का सबसे नीचा स्थान अगर किसी को दर्शा रखा है, पुष्कर झील को बताया। और कुछ हमारे साथी जो भूगोल व्याख्याता हैं वो इसे तलवाड़ा झील को मानते हैं, जो हमारे हनुमानगढ़ में पड़ती है, जहाँ से घग्गर नदी का प्रवेश होता है राजस्थान में। वो जो तलवाड़ा झील है उसे भी राजस्थान का सबसे नीचा स्थान माना गया है। कुछ बुकों में ये लिखा होता है कि राजस्थान का सबसे नीचा जो स्थान है वो सांबर झील है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बाकी हमारा सांबर झील से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, ये ज्योग्राफी की जो मैंने प्रयास किया है सभी एग्ज़ामों के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचाइएगा। सब्सक्राइब करवाइएगा इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लेके आइएगा। मिलते हैं इसी खारे पानी की झीलों के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब हमारा जो पार्ट आएगा सेकंड, उसमें ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा खारे पानी की झीलों का। धन्यवाद, तब तक अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।